हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री फॉर योर टैट एग्ज़ाम्स। इसके साथ ही जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो हेल्पफुल रह सकती हैं। क्योंकि केमिस्ट्री की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा या क्लास रहेगी वो भी बिल्कुल बेसिक रहेगी, जिसमें हम थोड़ा बहुत कुछ मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये किससे बना है? मैटर से बना है। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, किसे आप मैटर बोलोगे? जिसके पास कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर का नाम दिया जाता है। जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आपके हाथ में अभी जैसे फोन होगा, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सब कुछ ही क्या आ जाते हैं? इन्हें हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। 3 फॉर्म्स या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती हैं। जिसमें अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेनली सॉलिड क्या होता है? जिसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट स्पेस होता है। अब जितने भी आपके आसपास सॉलिड्स होंगे, सॉलिड फॉर्म में मैटर होगी। जैसे कि क्या आ गया? आपके सामने आपका फोन आ गया, ठीक है, या बुक आ गई। तो बुक क्या है? किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जिसमें जो एटम्स हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है ना? जब आप इनको प्रेस करते हैं तो इनकी जो शेप है उसी में रहते हैं और वॉल्यूम भी सेम रहता है। फिर लिक्विड क्या आ जाता है? लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी बट इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। कैसे? जितने भी आपके आसपास तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि वाटर आ गया, पानी, आप जिस कंटेनर में वाटर को डालते हो या किसी भी लिक्विड को डालते हो ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट शेप डेफिनेट नहीं होती है। फिर आती है गैस की बात। तो गैस का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। ये टोटली क्या करती है? जिस भी आप कंटेनर में डालते हो उस कंटेनर का टोटली स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं गैसेस का। बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद जब हम और ज़्यादा आगे डीपली जाएंगे केमिस्ट्री में तब फिर से हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर या इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मास एंड डेंसिटी की। अब मास क्या है, वेट क्या है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके साथ डेंसिटी क्या होता है, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मास क्या आ जाएगा? आप क्या बोलोगे? किसी भी सब्सटेंस के पास जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसमें उसे आप किसका नाम दोगे? मास का। मतलब जैसे कि कोई भी आपके सामने वस्तु है, पदार्थ है, उसके पास कितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा उसे आप किसका नाम दे दोगे? मास का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मास है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे आप एक ह्यूमन बॉडी हो, आपके पास क्या होगा? आपका कुछ मास होगा। तो मास क्या होगा? जितना अमाउंट ऑफ मैटर आपके अंदर प्रेजेंट है उसे हम मास का नाम देंगे। तो आपका मास जो है अर्थ पे भी सेम होगा, मून पे भी सेम होगा। बट अगर वेट की बात करें तो वेट क्या हो जाता है? वेट है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है अर्थ की, ये कितना फोर्स लगाती है, कितना बल लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या आपकी बॉडी पे, उसे नाम दे दिया जाता है वेट का। क्लियर? तो हो सकता है अर्थ पे आपका मास ज़्यादा हो, मून पे कम हो। मतलब ये थ्रू आउट द यूनिवर्स वेरी कर सकता है आपका वेट, बट मास क्या रहेगा? बॉडी का हर जगह सेम रहेगा। ओके, तो ये मेनली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मास आता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट
इन ए बॉडी और सब्सटेंस, और वेट क्या आ जाता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों में मेन डिफरेंस आ गया। उसके बाद अगर बात करें डेंसिटी घनत्व की, तो डेंसिटी क्या आती है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को आप डी से डिनोट कर सकते हो, तो डेंसिटी क्या आ गया, मास, अगर मास के लिए स्मॉल m ले लूं, पर यूनिट वॉल्यूम, उसे आप किसका नाम दोगे, डेंसिटी का नाम दोगे। मतलब कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम पे एक ऑब्जेक्ट का, वो उसकी क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं के, और केमिस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये कॉमन चीजें हैं, मास, वेट, डेंसिटी, जो केमिस्ट्री में भी ऐसे रहेंगे और फिजिक्स में भी सेम रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या आ जाएगा, अब टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर आ गया आपका ताप, इसके लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। मेन कौन सा स्केल आ जाता है, कैल्विन स्केल आ जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से स्केल यूज किए जाते हैं, सेल्सियस स्केल यूज किया जाता है, फारेनहाइट स्केल यूज किया जाता है। ओके, तो सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस स्केल में 0 से लेके 100 तक हम टेम्परेचर लेते हैं, और फारेनहाइट स्केल में हम 32 से 212 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर नोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई थर्मोमीटर की, सेल्सियस स्केल पे और फारेनहाइट स्केल पे। और थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मापने की एक डिवाइस है। अब मेनली यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कई बार क्या करना है आपको, आपके पास फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, उसे आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर सेल्सियस से आपको फारेनहाइट में, या कैल्विन से सेल्सियस, या कैल्विन से फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इस तरह की चीजें दी होती हैं। तो पहले आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बीच में। फारेनहाइट कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। मतलब अगर आपके पास फारेनहाइट की वैल्यू दी है और आपको क्या निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, या फिर सेल्सियस में वैल्यू दी है आपको फारेनहाइट में निकालनी है, तो सेल्सियस की जितनी वैल्यू दी होगी यहाँ पे आप पुट कर दोगे, और आपको टेम्परेचर किस में मिल जाएगा, फारेनहाइट में मिल जाएगा। मतलब जैसे आपके पास सेल्सियस में मान लो टेम्परेचर दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, आप 2 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे, 9/5 इंटू 2 प्लस 32, और फारेनहाइट में आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपको करना है, फारेनहाइट का गिवन है, सेल्सियस में निकालना है, तो आपको माइनस फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन, उसके बाद 5 को दूसरी साइड ले जाओगे, अपॉन 9, इस तरह से आप सेल्सियस का भी टेम्परेचर निकाल सकते हो। फिर बात आती है कैल्विन और सेल्सियस की। तो कैल्विन से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कैसे यूज करोगे, कैल्विन इज इक्वल टू जो इतना भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, जैसे 2 डिग्री यहाँ पे पुट किया, प्लस 273.5, और इस तरह से आपके पास कैल्विन में टेम्परेचर निकल आएगा। वैसे ही कैल्विन, अगर कैल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकालना है, तो यहाँ पे आप कैल्विन की वैल्यू पुट कर लोगे। अब अगर बात आती है कि टेम्परेचर कैल्विन में दिया है और आपको निकालना है फारेनहाइट में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करोगे, पहले कैल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, देन सेल्सियस की वैल्यू इस वाले रिलेशनशिप में पुट करोगे, और तब जाके फारेनहाइट की वैल्यू निकलेगी। अदरवाइज डायरेक्ट फारेनहाइट और कैल्विन के बीच में हम रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। क्लियर है, ये आपको राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप स्केल के बारे में याद रखोगे, 3 इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में और पूछे जाते हैं, फारेनहाइट, सेल्सियस एंड कैल्विन। फिर उसके बाद बात आती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, किस तरह इनको फाइंड आउट करना है। तो पहला रूल आ जाता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट बोलोगे। कैसे, जैसे मान लो आपके पास इस तरह का नंबर दिया है और पूछा बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी के, तो उसे आप बोल दोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 2 के आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। उसके बाद बोला सेकेंड रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जितने भी जीरो हैं प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उन्हें आप क्या बोलोगे, उन्हें वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है,
और उसके बाद क्या आ जाता है, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरोस होंगी राइट वाली साइड, मतलब इस साइड पे 5 6 के आगे और जीरो लगा दी, ठीक है, राइट ऑफ ए नंबर, उन्हें सिग्निफिकेंट बोलोगे प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। पर कैसी होनी चाहिए, डेसिमल के भी राइट साइड में होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से दिया है, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, ठीक है। उसके बाद बोला जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब दो नॉन जीरो डिजिट्स आ गई, जैसे कि मान लो 1.0056, इसके बीच में जो जीरो हैं वो भी किसके अंडर आएंगी, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगी। मतलब यहाँ पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। या इसके अलावा इस तरह दिया होता तब कितनी आ गई, अब मान लो यहाँ पे भी जीरो है तो कितनी आ गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये रूल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ये भी बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री में आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें पता है डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जैसे डॉल्टन मॉडल आता है, उन्होंने बात की थी कि एटम जो है वो सबसे छोटा एक कण है। बट उसके बाद जैसे जे जे थॉम्सन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, तो वहाँ पे बात की गई कि ये जो एटम है इसके भी आगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाते हैं एटम के, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता रहता है एलिप्टिकल पाथ में। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो पॉजिटिव है। और इसके अलावा उसके बाहर इलिप्टिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, जो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जिसपे, ठीक है। अब अगर चार्जेस की बात करें, जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो कैसा होता है, इस पे न्यूट्रल चार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें चार्ज और मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या आ गई, चार्ज की यूनिट आ गई, ओके। और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मास की बात करें तो मास आ जाता है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और इसके चार्ज और मास की बात करें तो आर ए मिलिकन ने इसका चार्ज और मास दिया था। प्रोटॉन और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने। दोनों याद रखना है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन सिंपली अगर प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। अगर न्यूक्लियस पूछा जाता है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो वो भी रदरफोर्ड आ जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया था 1932 में। सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। देन प्रोटॉन और न्यूक्लियस आ जाते हैं और लास्ट में आ जाता है न्यूट्रॉन्स। बाकी इसके जो मॉडल्स हैं उसको याद रखने की नीड नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो हमने देख लिया है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सिंबल इसका ई आ जाता है। और मास कितना हो जाता है, 9.1 सिंपली याद रख सकते हो, इंटू 10⁻⁻31। अब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं न्यूट्रल है। बस चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मास की बात करें तो मास डिफरेंस होगा। मास आ जाता है प्रोटॉन का 1.672, इतना भी याद रख लोगे इनफ है, इंटू 10⁻⁻27 kg आ जाता है। न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज तो न्यूट्रल है, मतलब जीरो चार्ज है ना।
बट मास होता है इसके पास ऑलमोस्ट कितना होता है, प्रोटॉन के मास जितना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट हम क्या ले लेते हैं उसे, एक तरह से निग्लेक्ट भी कर सकते हैं आप। अगर इस तरह से कुछ कैलकुलेशंस में आपसे पूछा जाता है तो आप 1.67 ही याद रख सकते हो, या इसके अलावा प्रोटॉन का मास 1.6723 आ जाएगा, और न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा 1.675 आ जाएगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट सेम ही मान सकते हो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रखी है, बट इसके अलावा धीरे धीरे हम बाकी जो भी मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।